नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बजट से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, विपक्ष की शंकाओं पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रतिक्रिया। उद्योग जगत ने भी किया स्वागत। पंजाब और गोवा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, 157 सीटों के लिए करीब 1400 उम्मीदवार। विज्ञापन पर चुनाव आयोग की रोक। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को चुनाव आयोग का नोटिस, मतदाताओं को पैसे लेने के लिए उकसाने का आरोप। शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक मांगा जवाब। ओडिशा के कोरापुट में बारूदी सुरंग विस्फोट में 7 पुलिसकर्मी शहीद, 6 घायल। ट्रेनिंग के लिए कोरापुट से कटक जा रहे थे पुलिसकर्मी। T20 सीरीज पर भारत का कब्जा, बेंगलुरु मैच में इंग्लैंड को 75 रन से हराया। 6 विकेट चटकाने वाले चहल मैन ऑफ द मैच। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल पेश किए आम बजट में हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की है। बुनियादी ढांचे, ग्रामीण, कृषि और सामाजिक क्षेत्र पर उनका जोर बरकरार रहा। किसानों, गरीबों, महिलाओं के साथ दलित और आदिवासियों से जुड़ी योजनाओं का आवंटन बढ़ाया गया है। मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत दी गई है। सरकार ने कहा है कि खर्चे बढ़ाने के बावजूद वो राजकोषीय सेहत बनाए रखेगी। अरुण जेटली ने नोटबंदी को कड़ा और निर्णायक कदम बताते हुए कहा कि इसका अर्थव्यवस्था पर कई तरह से अच्छा असर पड़ेगा। I rise to present a budget for 2017-18. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को वित्त वर्ष 2017-18 का आम बजट पेश किया। उन्होंने इसे ऐतिहासिक और उम्मीदों का बजट बताया। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में विकास बढ़ाने, मध्य वर्ग को राहत, सस्ता घर, काले धन पर रोक, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा, राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता और टैक्स प्रशासन के सरलीकरण पर जोर है। वित्त मंत्री ने नोटबंदी को साहसिक फैसला बताया और कहा कि ये नीति कभी विफल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के विकास का इंजन है और ये सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में एक बनी रहेगी। Demonetization seeks to create a new normal wherein the GDP would be bigger, cleaner and real. The exercise is a part of our government's resolve to eliminate corruption and black money, counterfeit currency and terror funding. Like all reforms, this measure is obviously disruptive as it seeks to change the retrograde status quo. Drop in economic activity, if any, on account of currency squeeze during the remonetization period is expected to have only a transient impact on the economy. वित्त मंत्री ने अगले 5 साल में किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। ग्रामीणों को रोजगार के साथ बेहतर बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के जरिए आगे बढ़ाया जाएगा। गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी और 2019 तक 1 करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखी जाएगी। सरकारी सेवाओं को प्रभावी बनाया जाएगा। सरकारी संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया गया है और टैक्स में राहत दी गई है। While taxation liability of people with income up to 5 lakhs is reduced to half, all other categories of taxpayers in the subsequent brackets will also get a uniform benefit of 12,500 per person. The total amount of tax foregone on this account of measure is therefore 15,500 crores. अगले वित्त वर्ष में सरकार लगभग 21.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को करीब 4.25 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। राजस्व घाटा जीडीपी के 1.9% पर रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.2% तक रह सकता है। The government has also continued with the steady path of fiscal consolidation without compromising on public investment requirements of the economy. Externally, the economy successfully weathered a number of shocks
the redemption of the FCNR deposits, volatility from the US elections, and the Fed rate hike. बजट का खास आकर्षण राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता पर जोर रहा। अब राजनीतिक दल 2000 से ज्यादा चंदा नकद में नहीं ले सकते। रक्षा क्षेत्र के लिए इस बार 2,74,114 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसमें पेंशन खर्च शामिल नहीं है। इनमें से 86,000 करोड़ रुपए पूंजीगत खर्चों के लिए हैं। वहीं इस बार के बजट से योजना और गैर योजना खर्च का भेद खत्म हो गया है। अब सरकार का फोकस पूंजीगत और राजस्व खर्च पर होगा। I commend the budget to this honorable house. श्याम सुंदर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इस बार के बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। अब राजनीतिक दल एक व्यक्ति से चंदे के रूप में अधिकतम 2,000 रुपए ही नकद हासिल कर सकते हैं। राजनीतिक दल अब 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा नकद में नहीं ले सकेंगे। इस सिलसिले में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बड़ा ऐलान किया है। चंदे के रूप में बड़ी रकम चेक या डिजिटल माध्यम से ली जा सकती है। जेटली ने कहा कि 70 साल बाद भी राजनीतिक दलों की फंडिंग पारदर्शी नहीं है। Even 70 years after independence, the country has not been able to evolve a transparent method of funding political parties, which is vital to the system of free and fair elections. Political parties continue to receive most of their funds through anonymous donations, which are shown in cash. निर्वाचन आयोग के सुझाव को मानते हुए सरकार ने चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता के लिए बजट में कई प्रस्ताव किए हैं। अब राजनीतिक पार्टी एक व्यक्ति से नकद चंदे के रूप में अधिकतम 2,000 रुपए हासिल कर सकती है। राजनीतिक दल 2,000 रुपए से ज्यादा का चंदा चेक या डिजिटल मोड से ही ले पाएंगे। राजनीतिक चंदा लेने वालों के लिए बॉन्ड जारी किए जाएंगे। आरबीआई कानून में सुधार किया जाएगा, जिससे राजनीतिक चंदा लेने वाले शख्स किसी भी अधिकृत बैंक से ही बॉन्ड खरीद सकते हैं। सभी पार्टियों को आयकर कानून के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर रिटर्न भरना होगा। Needless to say, the existing amendments to political parties from payment of income tax would be available only subject to the fulfillment of the above conditions. This reform will bring greater transparency and accountability in the political funding while preventing future generation of black money. अभी तक राजनीतिक दलों को 2,000 से कम के चंदे को घोषित करने से छूट मिली हुई थी। अब इन दलों को 2,000 से ज्यादा के मिले हर चंदे का हिसाब रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग के आयकर दाताओं को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। इन छूटों के बाद अब 3 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। बजट में 2.5 से 5 लाख तक की आय वालों की टैक्स दर को 10 से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव किया गया है। अगर आपकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपए तक है, तो अब आपको कोई कर नहीं देना होगा। बजट के नए प्रावधानों के मुताबिक ऐसा हो पा रहा है। सरकार ने 3 से 5 लाख तक की आमदनी पर बड़ी राहत दी है। नए कर ढांचे के मुताबिक 3 लाख रुपए की आमदनी पर कोई कर नहीं लगेगा। 2.5 से 5 लाख रुपए तक 5% की दर से आयकर देना होगा। पहले ये दर 10% थी, जबकि 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ऊपर की आमदनी पर 30% कर चुकाना होगा। वित्त मंत्री के मुताबिक इससे सरकार को 15,500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो सकता है। I therefore propose to reduce the existing rate of taxation for individual assessees between the income 2.5 lakhs to 5 lakhs to 5% instead of the present rate of 10%. वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 5 लाख तक की आय वालों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त सिर्फ 1 पेज का फॉर्म भरना होगा, जबकि पहली बार रिटर्न भरने वालों को 1 साल तक स्क्रूटनी से छूट मिलेगी। 50 लाख तक के आयकर पर 10% और 1 करोड़ पर 15% सरचार्ज पहले की तरह ही जारी रहेगा। I propose to levy a surcharge of 10% of tax payable on this category of individuals whose annual taxable income is between 50 lakhs and 1 crore. The existing surcharge of 15% on people earning more than 1 crore will continue. वित्त मंत्री ने बताया कि देश में महज 3 करोड़ 70 लाख लोग ही आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। इनमें से भी 99 लाख लोग अपनी आमदनी 2.5 लाख रुपए से कम दिखाते हैं, यानी वो आयकर के दायरे से बाहर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को सबके सपने पूरे करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि बजट से रोजगार के साथ गांव और शहरों के विकास में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बजट में ग्रामीण इलाकों और ढांचागत परियोजनाओं पर खासा जोर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को भविष्य का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी फोकस किसान, खेती, गांव, दलित और वंचित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य वर्ग को राहत दी गई है और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सरकार का जोर है। कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, सामाजिक कल्याण, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी क्षेत्रों में एक विशेष ध्यान आकर्षित करता है। निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने की दृष्टि से सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो इस बजट में साफ साफ नजर आती है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सरकार ने जो रास्ता तय किया है उस पर आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं शुरू की गई हैं उन्हें मजबूत किया जाएगा। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए पैसा डालना और अधिक से अधिक साधन उसमें डालना, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। जो सरकार की योजनाएं सफल हो रही हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, उनके ऊपर बिल्ड करना। वित्त मंत्री ने राजनीतिक दलों के चंदे में पारदर्शिता पर जोर दिया और कहा कि जो बॉन्ड जारी होंगे उन पर चंदा देने वालों का नाम नहीं होगा। डोनर एंड द डोनी will get a tax exemption. A donor will get a deduction. The donee, that's the political party, will get a tax exemption. Provided the returns are filed by the political party. वित्त मंत्री ने कहा कि बजट का फोकस ग्रामीण इलाकों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। उन्होंने कहा कि सड़कों से लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निवेश बढ़ाकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। विपक्षी दलों ने बजट को दिशाहीन बताया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि इसमें गरीबों और युवाओं की अनदेखी की गई है। आम बजट को लेकर विपक्षी दलों ने निराशा जताई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि बजट में गरीब और बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं है। एक्सपेक्टेशन थी कि किसानों के लिए, गरीब लोगों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए कुछ किया जाए, मगर कोई क्लियर विजन नहीं दिख रहा है। जेटली जी ने अच्छा भाषण दिया, मगर बेसिस कुछ नहीं है उसके। केवल 6 महीने के 8 नवंबर से पहले के डेटा पर पूरा बजट तैयार करना, पूरे एस्टीमेट्स बनाना, पूरा अगले साल का प्रोजेक्शन देना बेईमानी का काम है। इन्होंने आंकड़ों को चमकाकर पेश किया है, बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है। जेडीयू ने कहा कि बजट में पिछड़े राज्यों के लिए कुछ नहीं है। टीआरएस और बीजेडी ने बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी। जो पिछड़े हुए राज्य हैं, जो गरीब राज्य हैं, बिहार जैसे राज्य हैं, उनको कोई मदद कैसे मिले, रोजगार का, नए रोजगार का सृजन कैसे किया जाए, या पुराने रोजगार जो खत्म हुए हैं उनको फिर से कैसे खड़ा किया, इसके लिए कोई योजना नहीं लगती है। యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఎయిమ్స్ జార్ఖండ్ అండ్ గుజరాత్ అని మాత్రమే చెప్పారు. అదొక డిసప్పాయింటింగ్ ఉంది. బట్ అదర్వైజ్ మీడియం అండ్ స్మాల్ సెక్టర్ కంపెనీస్ కి 30% నుంచి 25% ట్యాక్స్ తక్కువ చేయడం వల్ల చాలా ఉద్యోగాలు ఇంకా మనం క్రియేట్ చేసుకునేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. So I welcome heartily the reforms announced in election funding reform. Secondly, I would say that the thrust on rural development and particularly on infrastructure is something that I welcome at a macro level. वाम दलों का कहना है कि बजट अमीरों को राहत देने वाला है। सेवा और अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। जितना खर्चा पिछले बजट में किया था सरकार की तरफ से, उससे कम खर्चा इस बार हो रहा है आपके जीडीपी के मुकाबले में। जितना जो राहत, जितना उनके ऊपर आर्थिक बोझ पिछले 1 साल के अंदर महंगाई की वजह से पड़ी, उसको भी पूरा नहीं करता ये जो रिलीफ जो दिया है। लेकिन उससे जो है सरकार को घाटा हो रहा है 20,000 करोड़ रुपए का। वहीं बीजेपी और सरकार का कहना है कि आम बजट में सभी वर्गों की बेहतरी का ध्यान रखा गया है। The huge investment that is happening, for example, railways, 1,31,000 crore is unprecedented in railways history. So infrastructure investment will spur growth.
The social sector spending will bring in equity and it will bring in a new society, new economy for the country. So I really welcome this budget. अगली बार एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कम से कम 6% से ऊपर जाएगा। ये एक बहुत अच्छा साइन है जो रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक बहुत दिलासा देगा। उद्योग जगत ने लघु उद्योगों को दी गई रियायत का स्वागत किया है। About providing special tax rate for MSME sector. Now the MSME sector, which is some of the small people in this sector, were all part of the informal economy. They coming into formal economy is a very welcome step. क्रेडिट पूरा देना चाहूंगा। तो मेरे को लगता है ओवरऑल जो हिंद सरकार इज ए वेरी गुड बजट। बड़े इंडस्ट्री को नहीं दिया, अरे तो क्या हो गया भैया, अगले साल दे देंगे। राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे विवादास्पद, दिशाहीन और आधारहीन बजट बताया है। कृति मिश्रा के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार चुनाव से जुड़ी तमाम अहम खबरें। पांच राज्यों में चुनाव का धुआंधार प्रचार। किसकी होगी जीत, किसको मिलेगी हार, कौन होगा विपक्ष में, किसकी बनेगी सरकार। देखिए राज्यसभा टेलीविजन पर पल पल की खबर, लोकतंत्र 2017। पंजाब और गोवा में चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। दोनों ही राज्यों में शनिवार को वोट डाले जाएंगे। पंजाब में विधानसभा की 117 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिसके लिए 1145 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां मुख्य मुकाबला शिरोमणि अकाली दल, बीजेपी गठबंधन, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। कांग्रेस जहां सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है, वहीं सत्ताधारी शिरोमणि अकाली दल 94 सीटों पर और बीजेपी 23 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। इस बार आम आदमी पार्टी इन तीनों ही दलों को कड़ी टक्कर दे रही है। आम आदमी पार्टी लोक इंसाफ पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने 110 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि लोक इंसाफ पार्टी 7 सीटों पर किस्मत आजमा रही है। वहीं गोवा में भी आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। यहां 40 सीटों पर 251 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं, जिसमें 19 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। राज्य में 11 लाख मतदाता 4 फरवरी को इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच है। कांग्रेस ने जहां 37 उम्मीदवार उतारे हैं, वहीं बीजेपी 36 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी 39 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं शिवसेना ने 3 और महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी ने 25 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों ही राज्यों में 11 मार्च को मतगणना होगी। वहीं चुनाव आयोग ने एहतियातन दोनों राज्यों में अखबारों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चुनावी विज्ञापन देने से पहले मंजूरी लेने की बात कही है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। गोवा में दिए एक बयान पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। मनोहर पर्रिकर ने मतदाताओं को दूसरे दलों से पैसे लेने और बीजेपी को वोट देने के लिए कहा था। आयोग ने पहली नजर में इस मामले को आचार संहिता का उल्लंघन माना है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आयोग में पर्रिकर की शिकायत की थी, जिसके बाद आयोग ने इस मामले में नोटिस जारी किया। पर्रिकर को कल दोपहर तक आयोग में अपना जवाब दाखिल करना है। इससे पहले ऐसे ही एक विवादित बयान के मामले में आयोग अरविंद केजरीवाल पर सख्त रुख दिखा चुका है। आयोग के निर्देश के बाद केजरीवाल पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पंजाब में सभी पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सभी पार्टियों के दिग्गज आज चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पंजाब में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आज दोपहर 12 बजे मुक्तसर जिले के गिद्दरबहा में, दोपहर 1:30 बजे लांबी और शाम 4 बजे फतेहगढ़ साहिब के सरहिंद में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो बीजेपी ने पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर 17 सदस्यों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की तरफ से जारी बयान के मुताबिक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट के निर्देश पर
ये कार्रवाई की गई है। उत्तराखंड में टिकट बंटवारे के बाद असंतुष्ट नेताओं ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने बीजेपी पर उनकी अवहेलना करने और दूसरी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल लोगों को टिकट देने का आरोप लगाया था। पार्टी ने उन्हें मनाने की कोशिश करते हुए एकजुट होने की अपील की थी, लेकिन ये नेता नहीं माने। बठिंडा विस्फोट की जांच में पंजाब पुलिस ने आईईडी इस्तेमाल के संकेत दिए हैं। विस्फोट में मरने वालों की तादाद बढ़कर 6 हो गई है। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीके सिंह को सौंपी रिपोर्ट में पुलिस ने कुछ आपराधिक तत्वों को आईईडी की मदद से कार में विस्फोट करने को जिम्मेदार बताया है। पुलिस जांच में पता चला है कि विस्फोट में 2 प्रेशर कुकरों का प्रयोग होना था, लेकिन एक कुकर में विस्फोट हुआ जबकि दूसरा विस्फोट स्थल से बरामद हुआ है। पुलिस ने विस्फोट के आतंकी घटना होने से अभी तक इनकार नहीं किया है और जांच में सहयोग के लिए केंद्र से एनएसजी की सेवाएं भी मांगी हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने का आदेश दिया है। आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से बठिंडा विस्फोट को लेकर चुनावी प्रक्रिया समाप्त होने तक आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने की भी अपील की है। मणिपुर में 3 महीने से जारी आर्थिक नाकेबंदी खत्म करने की कोशिशों के तहत कल त्रिपक्षीय वार्ता हुई। दिल्ली में होने वाली इस वार्ता के लिए मणिपुर सरकार और यूनाइटेड नगा काउंसिल के प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये वार्ता केंद्रीय गृह मंत्रालय की पहल पर हो रही है। राज्य में 1 नवंबर से यूनाइटेड नगा काउंसिल ने आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है, जिससे लोगों को रोजमर्रा की चीजों की जरूरतों समेत कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा मणिपुर में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। और अब बात कुछ और अहम खबरों की। नागालैंड सरकार ने 12 शहरी निकायों में चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। सरकार ने यह कदम चुनाव के विरोध में हुई हिंसा में 2 लोगों की मौत के बाद उठाया है। चुनाव बुधवार को होने थे, लेकिन दीमापुर और लोंगलेंग जिलों में पुलिस के साथ हुई झड़पों में 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। हालात बिगड़ने पर राज्य कैबिनेट ने राज्य चुनाव आयोग से चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगाने को कहा, जिसे आयोग ने मंजूर कर लिया। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री टीआर जेलियांग से बात करके राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया है। दरअसल नागालैंड में विभिन्न आदिवासी संगठन स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के फैसले का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से 1 फरवरी को चुनाव टालने की मांग करते हुए राज्य में अनिश्चितकालीन बंद बुलाया था, लेकिन सरकार ने उनकी मांग मानने से इनकार कर दिया है। ओडिशा के कोरापुट जिले में माओवादियों ने कल हमले में 7 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जबकि 6 जख्मी हुए हैं। आंध्र प्रदेश की सीमा से सटे मुंगर भूमि इलाके में माओवादियों ने पुलिसकर्मियों को ले जा रहे वाहन को बारूदी सुरंग से विस्फोट करके उड़ा दिया। ओडिशा पुलिस के डीआईजी एस सयानी ने हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि बस में सवार 13 पुलिसकर्मी ट्रेनिंग के लिए कटक जा रहे थे। हमले में घायल हुए 6 पुलिस जवानों को कोरापुट और विशाखापट्टनम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मृतक जवानों के परिजनों से शोक संवेदना जाहिर की है और इस घटना को कायराना हरकत करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अमेरिका से मुस्लिम देशों के यात्रियों पर लगी पाबंदी जल्द से जल्द हटाने के लिए कहा है। गुतेरेस ने कहा कि इससे गुस्सा और बेचैनी बढ़ेगी। यूएन महासचिव के मुताबिक पाबंदी लगाने से अमेरिका में आतंकवादियों के प्रवेश को नहीं रोका जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकी संगठन किसी वैध पासपोर्ट धारक को आतंकी बनाकर नहीं भेज सकते। गुतेरेस ने साफ किया कि शांति बनाए रखने के लिए शरणार्थियों का पुनर्वास ही विकल्प है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया, इराक और ईरान समेत 7 देशों के नागरिकों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाने का आदेश दिया है, जिसकी चौतरफा निंदा हो रही है। बात करते हैं क्रिकेट की। युजवेंद्र चहल की शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत ने बेंगलुरु में तीसरा T20 75 रनों से जीतकर सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड को जीत के लिए 20 ओवरों में 203 रन बनाने थे, लेकिन उसकी पूरी टीम 16.3 ओवरों में 127 रन बनाकर आउट हो गई। चहल को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और सीरीज दोनों के खिताबों से नवाजा गया। आगे खेला ऑन साइड,
4 ओवर 25 रन और 6 विकेट। युजवेंद्र चहल की इस कातिलाना गेंदबाजी की बदौलत भारत ने बेंगलुरु में तीसरा T20 75 रन से जीतकर इतिहास रच दिया। उनके शानदार प्रदर्शन के चलते भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज पर कब्जा किया। इंग्लैंड को जीत के लिए 20 ओवर में 203 रन का लक्ष्य मिला था, लेकिन पूरी टीम 16.3 ओवर में 127 रन बनाकर ढेर हो गई। ऑल आउट होती हुई इंग्लैंड की टीम, एक और विकेट बुमराह के लिए। विराट कोहली ने स्लिप में वो कैच पकड़ा। एक वक्त इंग्लैंड का स्कोर 2 विकेट पर 119 रन था और वो मजबूती से लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन चहल ने देखते ही देखते पासा पलट दिया। इंग्लैंड ने अपने 8 विकेट महज 8 रन के अंदर ही गंवा दिए। उसकी ओर से जो रूट ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए। Obviously, all 3 series, winning all 3 of them feels really good right now because we are up against a top quality side. We understand that, and to come on top, after the end of all 3 series, it's a great feeling altogether. इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 202 रन बनाए। महेंद्र सिंह धोनी ने 36 गेंदों में ताबड़तोड़ 56 रन बटोरे, जबकि सुरेश रैना ने 45 गेंद पर 63 रन की तेज तर्रार पारी खेली। चहल को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज दोनों खिताबों से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खास शख्सियत की करते हैं। मशहूर लेखक, पत्रकार और उपन्यासकार खुशवंत सिंह की आज जयंती है। खुशवंत सिंह ने पत्रकार के रूप में काफी लोकप्रियता हासिल की। अखबारों में उनका कॉलम ना कहूं से दोस्ती ना कहूं से बैर बेहद मशहूर हुआ। ट्रेन टू पाकिस्तान नाम के उपन्यास से उन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ। उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में भी काम किया। साथ ही वो 1980 से 1986 के बीच राज्यसभा के मनोनीत सदस्य भी रहे। 1974 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। खुशवंत सिंह का निधन 20 मार्च 2014 को दिल्ली में हुआ। और अब आखिर में हेडलाइंस। बजट से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, विपक्ष की शंकाओं पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रतिक्रिया। उद्योग जगत ने भी किया स्वागत। पंजाब और गोवा में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, 157 सीटों के लिए करीब 1400 उम्मीदवार। विज्ञापन पर चुनाव आयोग की रोक। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को चुनाव आयोग का नोटिस, मतदाताओं को पैसे लेने के लिए उकसाने का आरोप। शुक्रवार दोपहर 1 बजे तक मांगा जवाब। ओडिशा के कोरापुट में बारूदी सुरंग विस्फोट में 7 पुलिसकर्मी शहीद, 6 घायल। ट्रेनिंग के लिए कोरापुट से कटक जा रहे थे पुलिसकर्मी। T20 सीरीज पर भारत का कब्जा। बेंगलुरु मैच में इंग्लैंड को 75 रन से हराया। 6 विकेट चटकाने वाले चहल मैन ऑफ द मैच। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए मेरे साथ लोकतंत्र 2017।